नमस्कार दोस्तों, मैं आद्या आपकी मेंटोर और गाइड आप सभी का स्वागत करती हूँ सिविल्स डेली के इस खास प्रोग्राम में, जहां हम कवर करने जा रहे हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। और इस प्रोग्राम के तहत हमारी ये पूरी कोशिश है कि हम फिल्टर करके आप तक सिर्फ और सिर्फ उन मुद्दों को ही पहुंचाएं जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेहद इंपॉर्टेंट है। आज का डिस्कशन शुरू करने से पहले एक और अहम बात, अपनी तैयारी को और पावरफुल और कॉम्पैक्ट बनाने के लिए जुड़िए हमारे साथ CD YouTube डेली रिचुअल्स पर, जहां हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए प्रीलिम्स लेवल पर UPSC CSC MCQ सेशन, जहां MCQs को कैसे सॉल्व करना है, क्या स्ट्रैटेजीज लगानी है, एक्सप्लेनेशंस को कैसे समझना है, तिकड़म कैसे लगानी है या एलिमिनेशन टेक्निक कैसे अप्लाई करनी है, हम इसकी चर्चा करते हैं। और प्रीलिम्स और मेंस लेवल को कंबाइन करके हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए 3 इनिशिएटिव्स, जिसमें हमारा सबसे पहला है स्पेसिफिक करंट अफेयर एनालिसिस, जो कि मैं डेली बेसिस पर लेती हूँ, एडिटोरियल और ओपेड एनालिसिस जो कि सिद्धार्थ सर कवर करते हैं, और एक्सप्लेनर जो कि अंजुम सर कवर करते हैं, जहां आपको टॉपिक से रिलेटेड इंसाइट दी जाती है, क्या टॉपिक है, किस बारे में बात कर रहा है, उसका वे फॉरवर्ड क्या है और कैसे एग्जाम में आप उसको अप्लाई करोगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारा ये पूरे प्रोग्राम्स स्टैटिक पोर्शन एज वेल एज करंट अफेयर्स दोनों को कंबाइन करके लेकर चलेंगे। इसी के साथ साथ एक और इनिशिएटिव भी आपके लिए है, दैट इज UPSC प्रीलिम्स मेंस प्लस इंटरव्यू को कंबाइन करके हमने ये इनिशिएटिव निकाला है। एंड दिस इज वीकली वेबिनार विद नन अदर देन आवर UPSC CSC टॉपर्स। तो यहाँ पर हम आपकी मुलाकात कराते हैं UPSC CSC टॉपर्स से, जो अपने पूरी स्ट्रैटेजी, अपने पूरे सफर को हमारे साथ शेयर करते हैं। वो हमें बताते हैं कि उनकी क्या स्ट्रैटेजीज थी, क्या स्केड्यूल उन्होंने फॉलो किया, क्या सोर्सेज उन्होंने फॉलो की। ओके, तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। देखते हैं आज के द हिंदू में क्या इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहली खबर है हमारी ओमिक्रॉन रिस्क के ऊपर। ओमिक्रॉन जो कि हमारा कोविड का 3rd वेरिएंट कहा जा रहा है, बहुत ही खतरनाक कहा जा रहा है, बिकॉज इसका जो स्प्रेडिंग लेवल है वो बहुत ज्यादा है। ओके, तो ये हमारा जो ओमिक्रॉन रिस्क पर टॉपिक है, इसको हम पिछले 2-3 दिन से कवर कर रहे हैं, इसलिए हम ज्यादा टाइम इस पर नहीं देंगे। ठीक है, GS पेपर 3 का टॉपिक है, कोविड का 3rd वेरिएंट है, और इसका जो साइंटिफिक नाम आप कह लीजिए या मेडिकल टर्म्स में जो इसे नाम दिया गया है वो है B1.1.529। और इसी के साथ साथ जो आज की खबर थी हमारे न्यूज़पेपर में, वो ये बताती है हमें कि रूल्स और रेगुलेशंस को वापस से बहुत टाइट कर दिया गया है, स्पेशली फॉर दी इंटरनेशनल पैसेंजर्स जो कि दूसरे देशों से हमारे यहाँ आ रहे हैं। अच्छा, एक और चीज की वैसे तो मैं ये चीज कवर कर चुकी हूँ, बट ये आज का क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि ये जो वेरिएंट है इसे किस प्लेस का वेरिएंट माना जा रहा है। जो हमारा ये 3rd वेरिएंट आया है, बेसिकली फ्रॉम विच प्लेस डज दिस वेरिएंट इज कनेक्टेड, कौन से देश से, कौन सी कंट्री से, कौन से नेशन से इसको कनेक्ट किया जा रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आंसर करें। ओके, हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि जो ट्रैवलर्स हैं उन्हें वापस से क्वारंटाइन रखा जाएगा, उनकी रिपोर्ट चाहिए, 72 आवर्स के अंदर की रिपोर्ट देखी जाएगी कि वेदर दे आर पॉजिटिव और नॉट। और जब भी वो यहाँ पर आएंगे तो उनका RT-PCR जो है वो भी चेक किया जाएगा, यानी तो वो 14 डेज का उन्हें जो है क्वारंटाइन पीरियड सर्व करना होगा। दिस न्यूज इज ऑल ओवर अबाउट। और इसी के साथ साथ जो ये स्लाइड देख रहे हो आप, ये मैंने आपसे पहले भी शेयर की है और आज फिर से शेयर कर रही हूँ। इसका रीजन ये है कि UPSC हमें मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस बहुत पूछता है। ठीक है, तो वो बहुत चांसेस है कि कौन सा वेरिएंट या कौन सा ये कह सकते हैं कि म्यूटेंट जो है वो किस कंट्री से कनेक्ट किया जा रहा है। जैसे अल्फा को UK से कनेक्ट किया गया, बीटा को साउथ अफ्रीका से, गामा को ब्राजील से और डेल्टा को इंडिया से। तो ये चीजें ना हमें मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन में पूछ सकती है, बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि बहुत सारे वेरिएंट्स जो हैं वायरस के आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लीज इस स्लाइड को ध्यान से देख लीजिएगा, इनके वेरिएंट्स को देख लीजिएगा और इनका क्या जो केमिकल नाम है, जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जो इनको नाम दिया गया है, वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, और इंडिया से अभी तक कौन कौन से वायरस आ चुके हैं, डेल्टा और कप्पा अभी तक इंडिया के माने जा रहे हैं,
तो ये भी प्लीज एक बार सरसरी निगाह से देख लेना, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप उसको एटलीस्ट अटेम्प्ट कर सको। ये बहुत इजी क्वेश्चंस है और बहुत आसानी से जो है आपके सही होने वाले जो क्वेश्चंस कहलाते हैं ना, ये वो उनमें से ये क्वेश्चन बिलोंग करेगा अगर इनकेस पूछेगा तो। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि ओमिक्रॉन से रिलेटेड आपको जो भी रिपोर्ट चाहिए वो आप देख सकते हैं। हमारा ऑलरेडी एक पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो ओमिक्रॉन पर गया है, कवर किया गया। 27 नवंबर को ये प्रोग्राम ऑन एयर गया था, तो आप हमारे चैनल पर जो है इसको सर्च करके देख सकते हैं। आपको तमाम जानकारियां इस वायरस के म्यूटेंट से रिलेटेड या इस वायरस से रिलेटेड आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारी दूसरी न्यूज है, इंडिया हैज टर्न्ड इनटू अ नेशन ऑफ जॉब क्रिएटर्स एंड नॉट जॉब सीकर्स। ठीक है, पीएम मोदी जी का ये बयान है। कहाँ इन्होंने ये बात कही? इन्होंने जो इनका हर संडे को हमें एक प्रोग्राम देखने को मिलता है, मन की बात रेडियो प्रोग्राम। ओके, मन की बात में काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं मोदी जी हमें। तो वहां पर इन्होंने ये बात कही है कि फाइनली इंडिया जो है अब वो जॉब क्रिएटर्स का देश हो चुका है। सो दिस इज द टॉपिक ऑफ जीएस पेपर 2। ओके, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का है। इस पूरे आर्टिकल में 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें मोदी जी ने कही हैं जिससे कि क्वेश्चन बन सकता है। पहला तो हमारा स्टार्टअप से रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल है। जो जॉब क्रिएटर्स है, तो जॉब कहां से आ रही है? सो दैट इज ऑल कमिंग अप फ्रॉम दी स्टार्टअप्स। दूसरी चीज इन्होंने यूनिकॉर्न्स की बात की है, तो हम अभी देखेंगे यूनिकॉर्न्स क्या होते हैं। ओके, कौन से वो स्टार्टअप हैं जिन्हें हम यूनिकॉर्न्स कहते हैं। और तीसरी चीज इन्होंने बात की है इंडिया के ग्रोथ की, कि किस तरीके से इंडिया जो है इवन आफ्टर बीइंग हिट सीवियरली बाय द पैंडेमिक, इंडिया इज ग्रोइंग। ओके, तो हमारा जो सबसे पहला था स्टार्टअप की बात इन्होंने की। मोदी जी ने कहा कि जहां 2015 तक, ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट है और इसको आप ना अगर अपने आंसर में, मेंस आंसर्स में या फिर एसेज में कोट करोगे, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। सो प्लीज इसको कोट करना। ठीक है, तो मोदी जी का कहना है कि जहां पर 2015 में 9 या 10 मैक्सिमम स्टार्टअप्स होते थे, ठीक है, वहीं पर जो स्टार्टअप से रिलेटेड यहाँ पर यूनिकॉर्न्स की भी बात हम कर ही लेते हैं। यूनिकॉर्न्स की अगर बात करें तो यूनिकॉर्न्स क्या हैं? यूनिकॉर्न्स वो स्टार्टअप्स हैं जो कि $1 बिलियन क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, जिनका वैल्यू जो है वो $1 बिलियन क्रॉस कर लेता है। ओके, तो मोदी जी का ये कहना है कि जहां 2015 तक जो है देश में 9 या 10 थे, वहां पर स्टार्टअप्स थे, वहां पर अगर आप आज की सिचुएशन में देखो तो ये कह सकते हैं कि भाई 10 महीने में, इन जस्ट 10 months, अ यूनिकॉर्न इज बीइंग रेज्ड इन इंडिया एवरी 10 days। मीन्स 10 months के अंदर, ठीक है, हर 10वें दिन, एवरी 10th day, अ यूनिकॉर्न इज बीइंग रेज्ड। दिस इज अ ट्रिमेंडस डेटा, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। और आज की डेट में इन्होंने एक और बात कही कि भाई आज की डेट में हमारे देश में 70 यूनिकॉर्न्स हैं, या शायद उससे भी अधिक, 70 से अधिक यूनिकॉर्न्स आज की डेट में इंडिया में हैं। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट हमारे नेशन की ग्रोथ को दिखाता है। तो प्लीज इसको आप कोट करना न भूलें एसेज में। इनफैक्ट जो हम लोग अपना कंक्लूजन लिखते हैं एसे का या आंसर का या इंट्रोडक्शन लिखते हैं, वहां पर अगर हम इन डेटाज को यूज करेंगे रादर देन द बॉडी पार्ट, तो हमें बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस। यूनिकॉर्न्स क्या होता है ये आपको समझ आ गया। $1 बिलियन से अधिक की उनकी वैल्यूएशन हो जाती है, उन स्टार्टअप्स को हम यूनिकॉर्न्स कहते हैं। ठीक है, और इंडिया में आज की डेट में मोर देन 70 यूनिकॉर्न्स हैं, ये जानना जरूरी है। अच्छा, आप प्रीलिम्स के उससे देखें अगर हम, तो ये भी पूछ सकते हैं हमसे कि भाई स्टेटमेंट बेसिस पर आपको ये दे दिया जाएगा, ये पूरा डेटा दे दिया जाएगा, और कहीं ना कहीं नंबरिंग के साथ, जैसे अगर मोर देन 70 है तो नंबरिंग में खेल कर सकते हैं कि मोर देन 1000 यूनिकॉर्न्स, राइट। या जैसे जहां पर इन्होंने बात की कि भाई हर 10 दिन में एक यूनिकॉर्न रेज हो रहा है 10 महीने के अंदर, तो वहां उस 10 महीने को 10 साल का नाम दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीजें आपसे ब्लफ कर सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स लेवल पर, तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। हमारी जो तीसरी न्यूज है वो कहती है गवर्नमेंट लिस्ट फार्म लॉ रिपील ऑन टुडेज हाउस एजेंडा। आज का जो सेशन है, बेसिकली विंटर सेशन शुरू हो रहा है पार्लियामेंट में, आपको अच्छे तरीके से पता होगा। ये भी टॉपिक हमारा जो फार्म लॉज वाला है, ये 2 पेपर्स से बिलोंग करता है, जीएस पेपर 2 से भी और जीएस पेपर 3 से भी।
2 से क्यों, क्योंकि गवर्नेंस का इशू है, और 3 से क्योंकि ये एग्रीकल्चर का भी इशू है, बहुत बड़ा इशू है। ओके, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस न्यूज को हम पहले भी बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। ओके, तो कुछ खास नहीं है आज की इस न्यूज में, सिर्फ इतना ही था कि भाई एक मोदी जी ने पहले तो ऑल पार्टी मीटिंग को स्किप कर दिया था, और दूसरी चीज ये कि जो लिस्टेड है रिपील करने को, जो ये फार्म लॉज रिपील करने के लिए लिस्ट किए गए हैं हमारे, उनका जो है विंटर सेशन में ये काम होना है, और ये चीज आज हाउस के एजेंडा में है। ओके, इस पूरे उसको प्रोसेस जो है, बेसिकली हाउ टू रिपील गवर्नमेंट लॉज वाला जो प्रोसेस है, इसको अंजुम सर ने अपने एक्सप्लेनर में एक्सटेंसिवली कवर किया है। तो प्लीज अगर आपको प्रोसेस नहीं पता है या आप क्लैरिटी चाहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज प्लीज ये एक्सप्लेनर जरूर देखें, इससे आई एम श्योर आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, एंड अगेन द सेम थिंग, यू कैन यूज द इंस्टेंसेस गिवन इन द आर्टिकल और द वी कैन से इन द एक्सप्लेनर। ठीक है, वीडियो में जो भी आपको बताया गया आप उसकी एक नोट्स बना लीजिए, बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एंड सिंस अब इसको रिपील कर दिया गया है फॉर द बेटरमेंट ऑफ पब्लिक, ऐसा कहा है बीजेपी लोग का कहना है, सो बहुत प्रोबेबल है कि अब इससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, हमारी नेक्स्ट न्यूज जो है वो है एपी हाई कोर्ट टू रिज्यूम हियरिंग ऑफ 3 कैपिटल केसेस। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 कैपिटल केसेस का जो मुद्दा है ना, काफी टाइम से आंध्र प्रदेश असेंबली में चलता आ रहा है, तो इसकी हियरिंग जो है वो रिज्यूम होने जा रही है। जीएस पेपर 2 का हमारा ये टॉपिक है। ओके, इशू इसका ये था कि रिसेंटली जो है आंध्र प्रदेश असेंबली ने एक बिल को वो किया था, पास किया था, एंड द बिल वाज to repeal the Andhra Pradesh Decentralization and Inclusive Development of All Regions Act, and this whole bill was aimed at setting up 3 capitals, 3 कैपिटल केसेस को इसीलिए कहा जाता है। मैं अभी आपको मैप के थ्रू भी समझाऊंगी कि कौन कौन सी 3 कैपिटल्स हैं, और फिर मेरे कुछ क्वेश्चंस भी हैं आपसे, उसको हम देखेंगे आगे चल के। और जो हमारा दूसरा इसमें वो है द कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी रिपील एक्ट ऑफ 2020। ठीक है, एक ये भी इसमें है, तो 2 इसमें एक्ट्स बेसिकली जुड़े हुए हैं, उसको देखना है हमें। अब इसमें ये हुआ है कि जो गवर्नमेंट है इट इज प्लानिंग टू ब्रिंग अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव लॉ, एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ लाने की बात चल रही है। ठीक है, जिससे कि रॉन्ग नोशंस ऑफ द लैंड गिवर्स को जो है डिस्पेल किया जा सके। ओके, और ये कहाँ करने की बात की जा रही है, तो ये हो रहा है हमारा अमरावती में। कहाँ हो रहा है ये? So this is being happening in Amravati, okay? And it also, the government also want to clarify its position on the legalities raised by the petitioners in the High Court. काफी सारे petitioners ने High Court में जो है issue raise किया है, तो उसकी भी बात की जा रही है। okay? तो इस पूरे आर्टिकल में यही बताया गया कि फिर से आज से जो है ये हो रहा है कि भाई हियरिंग को फिर से रिज्यूम किया जाए, देखा जाए कि आखिर क्या मुद्दा निकलता है, इसका नतीजा क्या निकलता है। ओके, अब हम आते हैं 3 कैपिटल्स पर। ठीक है, कि 3 कैपिटल केस एक्चुअली में है क्या। तो देखिए क्या हुआ था कि जुलाई 31 2020, यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया है, जुलाई 31 2020 में जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट थी आंध्र प्रदेश की, उन्होंने नोटिफाई किया ये 2 एक्ट्स जो मैंने आपको बताए थे, आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन एक्ट्स प्लस आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी रिपील एक्ट 2020। दूसरी चीज ये है कि ये जो पूरा हमारा लॉ था ना, ये लॉ एक रोड मैप बनाता है, रोड मैप तैयार करता है फॉर द 3 कैपिटल्स ऑफ द स्टेट। अब एक ही स्टेट की 3 कैपिटल इन्होंने बताई। पहली हमारी अमरावती जिसे लेजिस्लेटिव कैपिटल कहा गया, दूसरी हमारी विशाखापट्टनम जिसे एग्जीक्यूटिव कैपिटल कहा गया, और तीसरी हमारी कुर्नूल जिसे जुडिशियल कैपिटल कहा गया। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना 3 कैपिटल वाला, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये कॉन्सेप्ट आया साउथ अफ्रीका से। ओमिक्रॉन को भी बोल रहे हैं कि साउथ अफ्रीका से ही आया, तो ये कॉन्सेप्ट भी हमारा साउथ अफ्रीका से लिया गया। 3 कैपिटल कॉन्सेप्ट या मल्टीपल कैपिटल कॉन्सेप्ट भी हम इसको कह सकते हैं। अब गवर्नमेंट का ये कहना, क्यों गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये होना चाहिए, तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि भाई ये कहीं ना कहीं हम इस चीज के खिलाफ है कि हमें एक बड़ी मेगा कैपिटल बनानी चाहिए। क्योंकि एक अगर हम बड़ी मेगा कैपिटल बनाते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारे अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट है ना, सिंस स्टेट बड़ा है तो स्टेट के जो एल्स जो एरियाज हैं वो कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट हो जा रहे हैं, वो अनदेखे हो जा रहे हैं, उनमें जो है उतनी ग्रोथ नहीं हो पा रही है
या उनमें उतनी डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है, ठीक है। और अगर जो हम 3 कैपिटल लॉ लेकर के आएंगे तो उससे ये होगा कि बराबरी में, ठीक है, इक्वल डेवलपमेंट जो है ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ द स्टेट होती रहेगी। सो दिस वाज द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट पुट अप बाय द गवर्नमेंट। जो दूसरी बात इन्होंने कही वो ये कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो हमारा सेंट्रल थीम है। अच्छा, डिसेंट्रलाइजेशन को अगर हम यहाँ से कनेक्ट करें तो डिसेंट्रलाइजेशन को डायरेक्ट आज की डेट में कनेक्ट किया जाता है किससे? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से। ये मत भूलिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ भी चुका है। तो जो आंध्र गवर्नमेंट है उनका कहना है कि डिसेंट्रलाइजेशन जो हमारा सेंट्रल थीम है और जितनी भी मेजर कमिटीज हैं उनकी रिकमेंडेशन में कहा गया है डिसेंट्रलाइज करने को, ठीक है। और ये भी कहा गया है कि भाई एक सुटेबल लोकेशन होनी चाहिए कैपिटल की। तो इन सारी जो कमिटीज थी उनमें जो मुख्य कमिटीज है उनका नाम मैंने यहाँ आपको दे दिया है, BN श्री कृष्णा कमिटी, के शिव रामकृष्णा कमिटी एंड GN राव कमिटी एटसेट्रा। तो यहाँ मुद्दा पूरा यही है कि यार देखो डिसेंट्रलाइज करना है हमें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कमीशंस की जो है रिकमेंडेशन है, और दूसरी चीज ये कि सुटेबल लोकेशन जो हमें लानी है, तो उसके हिसाब से अगर देखें तो इसलिए हमने 3 वो किया है। अभी चलिए मैं आपको समझाती हूँ मैप के थ्रू भी कि कैसे किया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आंध्रा का मैप है। अच्छा, इंडिया में अगर आपको देखना है तो ये वाला एरिया ग्रे कलर से ये हाईलाइटेड है थोड़ा सा, ठीक है, मैं रेड पेन से हाईलाइट कर दे रही हूँ। ये जो एरिया है बेसिकली हमारा, ये आंध्र प्रदेश का एरिया है, ठीक है। और यहाँ पर कहीं कुरनूल है, ओके, यहाँ अमरावती है और यहाँ विशाखापट्टनम है। तो इन तीनों को जो है अलग अलग कैपिटल्स बनाने की बात की जा रही है, ठीक है। मैप देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि लोकेशन पूछ सकता है कि भाई इनको नॉर्थ टू साउथ सेट कर लो या ईस्ट टू वेस्ट सेट कर लो, अरेंजिंग ऑर्डर में लगा दो, ठीक है। अब यहाँ मेरा आपसे 2 क्वेश्चन है। पहले तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो ये कि ये तो रही आंध्र प्रदेश की बात। आंध्र प्रदेश के अलावा विच अदर इंडियन स्टेट हैव मल्टीपल कैपिटल्स, ये आप मुझे बताओ। और आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आपको इसका आंसर पता होगा, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप सही डायरेक्शन में जो है अपनी प्रिपरेशन को ले जा रहे हो। तो आप प्लीज कमेंट करके हमें इसका एक आंसर दीजिए कि विच अदर इंडियन स्टेट हैव मल्टीपल कैपिटल्स। अभी तक आप लोग बहुत अच्छे तरीके से आंसर दे रहे हैं एंड आई एम रियली हैप्पी फ्रॉम फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स की बहुत कॉम्पैक्ट और रीजनिंग के साथ आप लोग आंसर दे रहे हो। दैट्स व्हाट सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट का जो एक क्वालिटी होता है ना, वो यही होता है। इफ यू नो द रीजन बिहाइंड द आंसर, योर आंसर इज गोइंग टू बी 110 टाइम्स करेक्ट, ठीक है। अगर आपको रीजन पता है ना, जो भी आप आंसर दे रहे हो उसके पीछे का क्या रीजन है ये आपको पता है, देन आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में अपनी तैयारी करें। अच्छा, इसके साथ मैंने, ये तो था हमारा एक ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। इसके साथ मैंने आपको एक मेंस का भी क्वेश्चन जोड़ा है, वो ये कि एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग मल्टीपल स्टेट कैपिटल्स विथ रिगार्ड्स टू आंध्र प्रदेश 3 कैपिटल केस। 250 वर्ड्स में आपको ये आंसर देना है। अगर कोई मुझे 150 वर्ड में भी देता है, आई विल बी ग्लैड। आप अपना आंसर हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं एंड प्लीज अटेम्प्ट करना अगर आपको इजी लगे या जो भी हो, बिकॉज आंसर राइटिंग जो है ना आपकी, गाइज आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग, आंसर राइटिंग विल हेल्प यू गेट द टॉप मोस्ट रैंक्स। क्योंकि प्रीलिम्स देखो आपको प्रमोट कर देता है मेंस में, ठीक है, बट मेंस एग्जाम जो है ना वो आपको हेल्प करता है जो आपकी रैंक है उसको पाने में, जो आप पाना चाहते हो। आप IAS करना चाहते हो, आप IPS लेना चाहते हो, आप IFS लेना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो, वो उस मंजिल तक जो है आपको ये हमारा मेंस एग्जाम पहुंचाएगा। तो प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा और आंसर लिखने की जरूर कोशिश करिएगा। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है उस पर चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज कह रही है इंडिया बांग्लादेश टू डीपन टाइज एज पार्टनर्स, सेज गोयल। गोयल साहब ने कहा है, गोयल साहब हमारे मिनिस्टर हैं। अच्छा, GS पेपर 2 का ये टॉपिक है और हम इस पे कल परसों मतलब पिछले दिनों भी इस टॉपिक पे डिस्कशन कर चुके हैं। अब फाइनली इस पे जो बात आई है वो आई है इंडिया बांग्लादेश के रिलेशनशिप की। तो देखिए, पहला फोरम होने जा रहा है इंडिया बांग्लादेश CEO फोरम की मीट होने जा रही है। ये मीट क्यों हो रही है, क्या एम या ऑब्जेक्टिव है इसका, तो वो है टू प्रमोट द म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट ऑफ बोथ द कंट्रीज, ठीक है।
ट्रेड को स्ट्रांग बनाना है, पार्टनरशिप को स्ट्रांग बनाना है, ठीक है, और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट की भी बात की गई है, ओके, कि इसके प्रति जो है काम किया जाएगा। इसको हम सीपा भी कह सकते हैं, CEPA शॉर्ट में, ठीक है। तो सीपा को स्ट्रांग करने की बात की गई है कि लेट्स बिल्ड दिस थिंग, ओके, जिससे कि हमारे जो टाइज हैं, जो हमारे ट्रेड रिलेशंस हैं, वो और स्ट्रांग हो जाएं, उनसे और फायदा हमें मिले। अच्छा, एक बात कही गई यहाँ पर कि इवन आफ्टर द पैंडेमिक सिचुएशन, ठीक है, जो सप्लाई चेन थी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश वो अनइंटरप्टेड रही, वो इंटरप्ट नहीं हुई, उसमें कोई बैरियर्स नहीं आए, कोई हर्डल्स नहीं आए, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग, एंड बोथ द कंट्रीज वर टुगेदर स्टैंडिंग अगेंस्ट दिस पैंडेमिक। एक और चीज यहाँ पर है कि जो कि मेंशन किया गया स्पेशली कि 2014 के बाद से जो ट्रेड रिलेशन थे वो हमारे स्केल अप हुए हैं, यानी इंक्रीज हुए हैं बिटवीन बोथ द नेशंस, एंड 2 इंडियन इकोनॉमिक जोन्स की बात की गई है। इनकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी आपको बताऊंगी कि मैप में किधर आते हैं ये, ठीक है। तो ये पूरा इस न्यूज का सार था जो मैंने हाईलाइट भी किया है। और जो समिट था बेसिकली बांग्लादेश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था एक, उसका थीम भी बताया गया है। तो उसकी थीम है बेसिकली सोनार बांग्ला, ओके, ये जो है हमारी थीम थी किसकी, बांग्लादेश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट समिट का। तो अक्सर जो है भूले भटकाए कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में कि भाई थीम बता दीजिए, तो आप देख लेना, ओके। एंड ये दोनों ही देश जो हैं दे विल बी सेलिब्रेटिंग अ डे कॉल्ड एज मैत्री दिवस, ठीक है। मैत्री दिवस मनाया जाना है, कब मनाया जाना है मैत्री दिवस, तो वो मनाया जाना है आई गेस 6 दिसंबर को, ओके। 6 दिसंबर को मैत्री दिवस दोनों ही देश मिलकर बनाएंगे। क्यों मनाएंगे? बिकॉज दे वांट टू मार्क द 50 years ऑफ बांग्लादेश इंडिपेंडेंस, ठीक है, और इट्स बायलैटरल टाइज विथ इंडिया। 2 रीजन है, तो ये इंपॉर्टेंट है मैत्री दिवस, दोस्ती का दिन, फ्रेंडशिप डे कह सकते हैं इंडिया और बांग्लादेश के लिए, ठीक है, ओके। इसकी लोकेशन देख लो, जो 2 हमारे इकोनॉमिक जोन्स हैं बेसिकली, एक तो हमारा मोंगला बागेरहाट में, ठीक है, ये लोकेशन है, मैंने गोला कर दिया है, और दूसरा हमारा मीर सराय चिट्टगांव में है, जो कि ये लोकेशन है। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज देखे रहिएगा, ओके। और अगर नॉर्थ टू साउथ आएगा तो जो हमारा मीरसा राय है, जो स्पेस है, जगह है बेसिकली, प्लेस है, ये नॉर्थ है, और साउथ में मोंगला है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है, मीरसा राय जो वो थोड़ा सा ऊपर है बेसिकली, ठीक है। सो दिस वाज द इंडिया बांग्लादेश। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है वो है वीजा कंप्लेंट्स टू यूएस गवर्नमेंट ऑन इंडियाज बैकिंग फॉर रूपे। देखो कुछ नहीं है इस न्यूज में, कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा ये मैं आपको इजी में बता देती हूँ। जीएस पेपर 2 और 3 वैसे तो दोनों से ही रिलेटेड है ये चीज, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। वीजा आईएनसी वाले जो हैं इन्होंने कंप्लेन किया है, किसे कंप्लेन किया है? यूएस गवर्नमेंट को, कि भाई इंडिया जो है वो अपनी डोमेस्टिक पेमेंट फैसिलिटी जो कि रूपे है, ठीक है, आप देखे होंगे जो डेबिट कार्ड्स होते हैं ना उस पर लिखा होता है, ओके, रूपे लिखा होता है, वीजा लिखा होता है, मास्टर कार्ड लिखा होता है, ओके, ये सारी चीजें लिखी होती हैं। तो इंडिया जो है, इंडियन गवर्नमेंट कह सकते हैं, नॉट इंडिया बट देन इंडियन गवर्नमेंट रूपे को प्रमोट करी, और धीरे धीरे अगर आपने नोटिस किया होगा ना, तो जो भी नए कार्ड्स इशू हो रहे हैं, डेबिट कार्ड्स इशू हो रहे हैं, उस पर हर जगह रूपे लिखा हुआ होता है। मेरे तो भाई मैंने तो अपना करा लिया है, जिन्होंने नहीं कराया है अपना न्यू कार्ड प्लीज भाई आप भी करा लीजिए, ठीक है। और रूपे जो है ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डोमेस्टिक डेबिट एंड क्रेडिट पेमेंट नेटवर्क है, किसका? इंडिया का। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। देखो जो अनोखा अलबेला होगा ना वो भाई यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो आप देख लेना, ओके। जो नाम है रूपे का वो 2 चीजों से आया, पहला तो हमारा रूपी और दूसरा पेमेंट। तो पेमेंट का पे उठा लिया गया और रूपी का रू उठा लिया गया, तो ये बन गया हमारा रूपे, ठीक है। और ये क्या एम्फसाइज करता है? तो ये एम्फसाइज करता है कि इंडियाज वेरी ओन इनिशिएटिव फॉर डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, ठीक है। और ये कार्ड कुछ ऐसे देश हैं जहां पर ये यूज भी हो रहा है, वो है हमारा सिंगापुर, भूटान,
यूएई, बहरेन और सऊदी अरेबिया। ये हमारे ऐसे कुछ 5 नेशंस हैं जिनका नाम इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट कर लेना कि कहाँ कहाँ पर रुपए की यूज हो रहा है या फिर उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, ठीक है, उसे कहाँ एक्सेप्ट किया जा रहा है एज द पेमेंट मेथड। बहुत जगहों पर नहीं भी होगा, ठीक है। सो ये चीजें वीजा वालों को परेशान कर रही है, जो वीजा आईएनसी कंपनी है बेसिकली, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके लिए कंसर्न है कि राइज ऑफ रुपए जो है वो उन्हें हार्म करेगा ही, ठीक है, उनके फाइनेंसेस पे, उनकी ग्रोथ पे इससे पूरा पूरा असर पड़ेगा, ठीक है। दिस वाज दिस न्यूज। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारी है 27 चाइनीज जेट्स एंटर ताइवान ADIZ, ठीक है। सो बेसिकली चाइना ताइवान के जो इशू था, इसको हमने लास्ट क्लास में भी अपनी कवर अप किया था। यहाँ पर फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है इसका इशू। अभी ये सिंस बहुत बर्निंग में है, डेली डेली न्यूज़पेपर में कोई ना कोई न्यूज आ रही है, तो इसे हमें देखना पड़ेगा। तो न्यूज है ये GS पेपर 2 की, चाइना ताइवान इशू है। और क्यों हुआ है? क्योंकि रिसेंटली अ सीरीज ऑफ एयर इनकर्जन्स ऑफ द चाइनीज मिलिट्री हैज बीन नोटिस्ड वेयर इन दी ताइवान, ठीक है, जो ताइवान का बेसिकली जो एयर जोन कह सकते हो, वहां पर ये चीजें हुई हैं। और हुआ ये था कि देखो, चाइना और ताइवान सेपरेट हो गए थे थ्रू अ सिविल वॉर। एक सिविल वॉर हुई थी 1949 में, जिसके तहत चाइना और ताइवान सेपरेट हो गए। लेकिन चाइना जो है ना भाई, चाइना को अभी भी यहाँ पर पापा बनना है, ठीक है। तो चाइना स्टिल कंसीडर्स ताइवान पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी टू बी टेकन कंट्रोल ऑफ बाय फोर्स इफ नेसेसरी। तो चाइना ने अभी, जैसे कि आपने देखा होगा, जो डेमोक्रेसी वाली बात हुई थी अभी परसों नरसों के न्यूज़पेपर में थी, हमने कवर अप भी किया था, तो वहां चाइना ने कहा था कि भाई अगर हमें फोर्सफुली भी टेक ओवर करना पड़ेगा तो हम करेंगे, ओके। तो ये इशू है कि भाई चाइना को पापा बनना ही है, चाइना को कंट्रोल चाइना नहीं जाना देना चाहता, ठीक है। और यूएस का कहीं ना कहीं ये है कि भाई इनको जो है घेर लो और अपनी तरफ करा लो। तो जहाँ ना सिर्फ यूएस बल्कि यूए और भी नेशंस हैं बहुत सारे जिनका कि काफी इंटरेस्ट दिख रहा है ताइवान में, ठीक है। तो ये चीजें, अब संडे को क्या हुआ है, संडे यानी कि कल 18 फाइटर जेट्स, ठीक है, और 5 HC बॉम्बर्स और इनके साथ साथ Y-20 एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, ये ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि ये भाई हमारी एयर जोन में कहीं ना कहीं दिखे हैं आसपास उड़ते हुए, ठीक है। एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन जो है ये ADIZ, एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में देखे गए हैं, ठीक है। और कहाँ देखे गए हैं? तो ये बेसिकली सदर्न पार्ट में देखे गए हैं, ऑलराइट, साउथ में ये देखे गए। और इस पूरे इशू पे ये है, चाइना तो भाई बनना चाहता है, बट ताइवान के लीडर्स का कहना है कि ताइवान इज अ सॉवरेन स्टेट, ठीक है। सॉवरेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो हमारे नेशन के प्रेम्बल में भी एडेड है। तो क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉवरेन स्टेट, ठीक है। आई होप सबको ही पता होगा, जितने भी लोग, आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे देश का, ओके। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने आपके लिए डाला है यहाँ पर स्पेशली खोज करके कि भाई देखो, ये रहा हमारा चाइना, राइट, ये हमारा बीजिंग, ये शंघाई, ये हांगकांग, और ये हमारा है ताइवान। तो देखा जाए तो वैसे तो अलग है, बट वही कि चाइना इसको जाने नहीं देना चाहता और ये चाइना में आना नहीं चाहता, ठीक है। तो लोकेशन देख लीजिए एक बार इसकी, साउथ कोरिया इधर है, ईस्ट चाइना सी है, नीचे ताइवान स्ट्रेट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो लोकेशन इससे मैंने मैप डाल दिया आपके लिए। अब मुद्दा ये है कि जो रिलेशनशिप है ना बेसिकली चाइना और ताइवान के बीच में, वो इम्प्रूव होने लगी थी 1980s ऑनवर्ड्स, इम्प्रूव होने लगी थी, ठीक है। हुआ ये कि चाइना ने एक फॉर्मूला लगा दिया, 1 कंट्री 2 सिस्टम, एक देश के 2 सिस्टम्स, जिसके तहत ताइवान वुड बी गिवन सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी इफ इट एक्सेप्ट चाइनीज रीयूनिफिकेशन। मतलब कि ये कि अगर ताइवान एक्सेप्ट करता है वापस से चाइना के साथ रीयूनाइट होने के लिए, तो ताइवान को सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमीज दी जाएंगी, अधिकार दिए जाएंगे, जिसके तहत वो अपना रूल रेगुलेशन कर सकता है, वो गवर्नेंस कर सकता है, ठीक है। ये एक
फॉर्मूला के तहत हुआ था। फॉर्मूला का नाम था 1 कंट्री 2 सिस्टम। लेकिन मुद्दा यहीं पर आ जाता है कि ताइवान ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। ताइवान ने बोला भाई हमें नहीं जुड़ना आपके साथ। एंड बट स्टिल चाइना जो है वही बोलते हैं ना कि सॉफ्ट पावर या कैसे भी करके सिंस इसको गेन करना चाहता है, बट स्टिल सो इवन ताइवान के ऑफर रिजेक्ट करने के बाद भी चाइनीज गवर्नमेंट ने रूल्स को रिलैक्स कर दिए ताइवान के एरिया में। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। और ताइवान के लोग जो है वो चाइना जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। इतना थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशन में ढिलाई दे दी कि शायद किसी दिन जो है हम इनका दिल जीत ही लेंगे। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज न्यूज गाइज, एंड आई होप आपको प्रोग्राम आज का समझ आया होगा, न्यूज कवरेज हुई होगी। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके मन में और कुछ क्वेश्चंस मैंने भी पूछे हैं, तो जो आपके क्वेश्चंस हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दीजिए। और जो मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं या दूसरे लेक्चर्स में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्लीज कोशिश करिए उन्हें आंसर करने की, बिकॉज दिस विल इवेंचुअली बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस, योर नॉलेज। ओके, और ये डेली CD यूट्यूब रिचुअल्स का मैंने आपके साथ चार्ट भी शेयर कर दिया है, तो प्लीज इन प्रोग्राम्स को देखते रहें, अपने व्यूज देते रहें। ऑलराइट, so thank you so much guys for connecting with us. Also, if you want to get connected through us, you can connect by clicking on the समन्वय लिंक पर क्लिक करके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप इसका PDF चाहते हो तो आप लिंक दिया हुआ है, लिंक को क्लिक करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग विद अस। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.